गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मायावली कोचिंग क्लास की ओर से आपका स्वागत। ये हमारा नया सेशन जो है 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी लोक भारती जो हमारा किताब का नाम है वो हम आज उसका सेशन जो है उसका पहला लेसन आज आपके सामने हम लोग लेने जा रहे हैं। तो हमारा पहला लेसन है चांदनी रात। चांदनी रात ये क्या है? चांदनी रात ये एक कविता है जिसको आप इंग्लिश में पोएम कहते हैं। तो ये चांदनी रात जो है ये मैथिली शरण गुप्त की कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। और पहले हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको ये सेशन चालू करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि आप अपनी जब भी ये वीडियो देखोगे तो आपकी बुक जो है लोक भारती 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी ये आप अपने पास रखोगे। इसका पहला लेसन, पहली जो पोएम है वो हम देखने जा रहे हैं, पहली कविता, पहली रचना जो है। तो ये आपके पास किताब रखिए। इनकेस आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाते हैं, कोई कठिन शब्द आ जाते हैं तो मैं उसका मीनिंग तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप एक बार उसे नोट कर लेना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बाद में याद रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आज आप ऐसा करते हैं कि आपकी किताब साथ में रखते हैं और पेन भी साथ में रखिए। तो जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहेंगे, जो भी डिफ़िकल्ट शब्द रहेंगे, उसका मैं आपको मीनिंग बता दूँगा। ठीक है, चलिए। मैथिली शरण गुप्त की ये पहली रचना आज हम चांदनी रात पहली इकाई के लिए हमको ये मतलब अभी जो है इसका पोर्शन जो है ये पहली इकाई के लिए हम लोग ले रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त का परिचय ऐसा है दोस्तों कि उनका जन्म जो है वो 3 अगस्त 1886 में चिरगांव झांसी यूपी में उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इनका मृत्यु जो है वो 12 दिसंबर 1964 में हुआ है। तो और मैथिली शरण गुप्त जो है वो राष्ट्र कवि के नाम से इनको गांधी जी ने राष्ट्र कवि का ओहदा दिया था, उनको पदवी दी थी। ये बहुत बहुत बड़े कवि है, बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में। और ये जो है वो अपनी खड़ी बोली के लिए जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं जो है वो मानवीय संवेदनाएं, मतलब हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो भावनाएं हैं उस पर ज़्यादा उन्होंने भावनाओं को ज़्यादा चित्रीकरण किया है, उन्होंने जो लिखा है उनकी किताबों में, उनकी बाकी जो चीज़ें हैं उसमें। तो और विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। इन्होंने बहुत सारी हमारे देश की जो नारी है उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए या फिर उनकी जो भावनाएं हैं उनके प्रति इनकी बहुत सारी रचनाएं रही हैं। और इनकी प्रमुख कृतियां में है जिसमें साकेत है, ये महाकाव्य है, यशोधरा जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती ये खंडकाव्य है, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक है। और इस पद्य के संबंधी ये जो है ये खंडकाव्य है। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है, इसमें प्रासंगिक कथाओं को ज़्यादा स्थान नहीं मिलता है। अब ये जो हमारा आज जो हम रचना सीखने जा रहे हैं, आप ये प्रस्तुत अंश जो है ये रचना का जो हमने जहाँ से लिया है ये पंचवटी नाम का एक खंडकाव्य है, उससे लिया गया है। और प्रकृति की छटा का सुंदर रूप, बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने किया है। चांदनी रात में हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है उसका ये वर्णन है और बहुत ही सुंदर वर्णन है, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारु मतलब सुंदर, चंद्र आप जानते हैं चंद्र सूर्य, तो सुंदर जो चंद्र है उसकी चंचल किरणें मतलब हर तरफ खेलने वाली, बहुत चंचलता जिसमें है, ऐसी जो किरणें हैं खेल रही है जलथल में। जल का मतलब पानी में और थल का मतलब है पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी पर और पानी पर चंद्र की जो किरणें हैं, सुंदर चंद्र की जो किरणें हैं वो खेल रही है। इसका मतलब है पृथ्वी पर जो चंद्र की किरणें हैं वो सब तरफ फैली हुई है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल पे। स्वच्छ चांदनी मतलब चांदनी का जो प्रकाश है, चांद का जो प्रकाश है वो एकदम स्वच्छ है और वो एक चादर बिछी हुई है। कहाँ पर? अवनी और अंबर तल में। अवनी का मतलब है पृथ्वी और अंबर का मतलब है आकाश। ये दोनों शब्द आप ध्यान में रखिए। चारु यानी मैंने सुंदर बताया, इसको अवनी का मतलब है धरती और अंबर का मतलब है आकाश। तो आकाश और धरती दोनों पर चंद्र की सुंदर सुंदर किरणें जो है वो फैली हुई है, स्वच्छ चांदनी फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक का मतलब है अपनी खुशी,
अपनी खुशी जाहिर कर रही है। धरती जो है वो अपनी खुशी कैसे जाहिर कर रही है, तो उस पर जो तृण, तृण का मतलब है जिसको हम कहते हैं घास, जो घास जो सब तरफ धरती पर फैली हुई है, उस पर क्या हुआ है, उनके नोक जो है धरती, वो जो घास के नोक है, उस नोक पर ओस आ गई है। ओस का मतलब क्या है, क्या होता है ओस का मतलब है, जब ठंडी ठंडी रात में क्या होता है, रात के टाइम ये जो हमारे घास है, घास के पत्तों पर ओस की बूंदें गिरती है। तो उसके कवि का कहना यह है, वो ओस के बूंदों के जरिए धरती जो है वो अपनी खुशी जाहिर कर रही है। उन घास के घास के जो पत्ते हैं उन पर जो बूंद, ओस की बूंद है, उसके द्वारा वो अपनी खुशी जाहिर कर रही है। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक का मतलब अपनी खुशी प्रकट कर रही है हरित तृणों की नोकों से। मतलब घास जो हरी हरी है, उसमें जो तृण है, उसके जो नोक है, उस पर जो ओस की बूंदे गिरी है, उससे वो अपनी खुशी जाहिर करती है। मानो झूम रहे हैं तरु भी, मानो झूम रहे हैं तरु भी, झूम मतलब नाच रहे हैं, तरु का मतलब क्या है, वृक्ष। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। ये जो हमारे यहाँ पर जो वृक्ष है वो भी झूम रहे हैं, मतलब वो भी नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं, पवन, पवन का मतलब है हवा, वायु। वायु जो है वो मंद गति से मतलब बह रही है, और उसकी वजह से ही ये वृक्ष जो है वो धीरे धीरे नाच रहे हैं, मंद गति से नाच रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर वर्णन है ये। रात का आप देखिए, कभी भी रात में अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो इसी तरह का वातावरण होता है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा। उनका कहना है कि ये कितनी सुंदर और कितनी स्वच्छ चांदनी है, और क्या ही निस्तब्ध निशा। क्या ही निस्तब्ध निशा मतलब, निस्तब्ध मतलब जिसमें कोई आवाज नहीं है, हर तरफ सन्नाटा है। ऐसी निशा का मतलब है रात। ये रात जो है वैसी है कि एकदम सब तरफ शांत शांत वातावरण है, निस्तब्ध है, कहीं कोई आवाज नहीं आ रहा, पूरा सन्नाटा है। इतनी सुंदर, इतनी स्वच्छ चांदनी है, और इतना निस्तब्ध, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है हर तरफ। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। मतलब हवा जो है, वायु जो है, वो इतनी स्वच्छंद तरीके से, सुमंद, लेकिन सुमंद का मतलब है मंद मंद ढंग से, हर दिशा में इस तरह से फैली हुई है कि निरानंद है कौन दिशा। ये वायु, ये वातावरण इस तरह से हर दिशा में फैला हुआ है। निरानंद, निरानंद का मतलब है आनंद रहित, जहाँ आनंद नहीं है। आनंद नहीं है ऐसी कोई दिशा इस धरती पर नहीं है। अब इस सब दिशाओं में केवल और केवल आनंद फैला हुआ है। ठीक है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकला। और इस समय जबकि सब कुछ रुका हुआ है, रात का सन्नाटा है, सुंदर चांदनी फैली हुई है, लेकिन नियति नटी, नियति का मतलब है हमारी डेस्टिनी, जिसको हम इंग्लिश, आपको कभी कभी नहीं, जो चीज़ें कोई इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती, हमारी डेस्टिनी जो है, तो उसकी वो स्त्री है, वो नियति नटी। नटी का मतलब है नृत्य कर रही है, वो नर्तकी जिसको हम बोलेंगे, नटी का मतलब है नर्तकी। जो हमारी डेस्टिनी नाम की जो नर्तकी है, वो अपने कार्यकलाप, कार्यकलाप का मतलब है अपने व्यवहार बिल्कुल उसके जैसे कि वैसे ही चल रहे हैं, कुछ भी बंद नहीं हो रहा है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब सब जबकि सोए हुए हैं, तो डेस्टिनी जो है, अपनी नियति जो है हमारी, वो नियति नाम की जो नर्तकी, नियति को एक स्त्री का रूप यहाँ पर लेखक ने दिया है, कवि ने दिया है, और उसको वो अपने ही ढंग से अपना नृत्य करके अपना अपना काम करे। कार्यकलाप का मतलब है अपने सभी व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि सब तरफ शांतता है, सब तरफ चांदनी फैली हुई है, लेकिन नियति जो है वो अपना काम एकदम एकांत भाव से, एकदम मतलब क्या, शांत भाव से चुपचाप करती हुई जा रही है। बहुत सुंदर है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा का मतलब है पृथ्वी, धरती। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। जैसे ही सब लोग सो जाते हैं, सब कुछ सन्नाटा, सब तो शांत हो जाता है, तो धरती क्या करती है, धरती पर जो तृण रहते हैं, जैसे हमने देखा, जैसे घास है, वो घास पर क्या आ जाते हैं,
ओस की बूंदें आ जाती है। ओस की बूंदों को कवि क्या कहता है, मोती कहता है। कि जैसे ही सब लोग, रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं, सब कुछ शांत हो जाता है, तो धरती क्या करती है, मोती बिखेर देती है अपनी तरफ से। ये मोती, वो ओस की जो बूंदे हैं उसको मोती कहा है कवि ने। और सुबह होने पर लेकिन क्या होता है, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि का मतलब है सूर्य, रवि का मतलब है सूर्य। बटोर लेना, बटोर लेना मतलब उनको समेट लेना। जैसे ही सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरणें जो है वो सब तरफ फैल जाती है, और ये ओस की बूंदें जो घास पर निकल आई ही, रात भर निकल रही थी, उसको भी वो क्या कहता है, समेट लेता है ना, उनको उठा लेता है। जैसे ही सूर्य की किरणें गिरती है, वो ओस की बूंदें हैं वो निकल जाती है। और विरामदायिनी, ये सूर्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है कि सूर्य क्या करता है, जैसे ही आता है वो सब की सब ओस की बूंदें जो है वो समेट लेता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। सवेरे होने पर सब समेटता है, और जैसे उसके जाने का समय हो जाता है तो शाम को संध्या का, संध्या काल जो रहता है जिसको हम बोलते हैं, वो किस चीज़ का समय है, हम सब जो लोग, आप लोग भी अपने स्कूल से घर आ जाते हो, आपके मम्मी पापा अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो वो भी शाम को घर आ जाते हो। वो क्या करते हैं, घर को आके शाम को आराम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि शाम जो रहती है वो आराम देने वाली होती है। तो सूर्य जनरली क्या करता है, जब भी जाता है वो शाम को दे जाता है हमको। और शाम जो है वैसी है विरामदायिनी। विरामदायिनी का मतलब है आराम देने वाली, अपनी संध्या को दे जाता है। संध्या का मतलब है, सूर्य क्या करता है, सूर्य कहता है कि मैं जा रहा हूँ, ये आपको अभी आराम करने का समय आ गया, इसलिए मैं ये संध्या को आपको दे जा रहा हूँ। तो संधिकाल जो है, जो हमारा इवनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो इवनिंग हमको दे जाता है, और इवनिंग में हम लोग आराम करते हैं। शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और ये जो शाम होती है हमारी, उसका रंग कैसा है, तो उसका रंग है सांवला। सुबह दिन भर कैसा रहता है, सूरज रहता है, दिन भर सब उजाला रहता है, और फिर रात को पूरा अंधेरा, और उसके बीच का जो ये जो अंतर है, ये जिसको हम शाम कहते हैं, शाम बहुत सांवली होती है। और ये सांवली अपना ऐसा समझिए, ये कवि का कहना ये है कि सूर्य अपना एक नया रंग दिखाता है कि मेरा ये भी एक रंग है, ये भी आप देख लीजिए। सांवला रंग जो है वो अपना एक रूप, सांवले रंग में अपना रूप दिखाता है अपने। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी है, पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्ण कुटीर है बना, मतलब घास से वहां पर एक झोपड़ी बनी हुई है। पंचवटी में, पंचवटी के एकदम छाया में वहां पर एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। किस चीज की झोपड़ी बनी हुई है, घास की। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सम्मुख मतलब उस झोपड़ी के सामने, उस कुटी के सामने एक शिला का मतलब है एक खड़क जो है, जिसको हम रॉक कहते हैं, वहां पर एक रॉक है, एक पत्थर है। उस पत्थर पर एक धीर वीर निर्भीक मना, मतलब एक व्यक्ति बगैर घबराए हुए वहां पर इतनी रात में भी बैठा हुआ है। पंचवटी के सामने क्या है, घास की एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी के सामने एक पत्थर है, उस पत्थर पर एक व्यक्ति रात को बैठा हुआ है, बगैर किसी से घबराए हुए, निर्भीक। धीर वीर निर्भीक मतलब बगैर घबराए, कोई डर नहीं उसको, कोई बैठा हुआ है वो। जाग रहा यह कौन धनुर, धनुर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में धनुष है, धनुर्धर जिसको हम कहते हैं। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। यह कौन व्यक्ति है, यह धनुर्धर कौन है कि जबकि पूरी सृष्टि सो रही है। भुवन, भुवन का मतलब है सारी सृष्टि, सारा संसार सोया हुआ है, और ये कौन धनुर्धारी है कि जो रात को जाग रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। भोगी कुसुमा युद्ध, कुसुमा युद्ध का मतलब है अपने यहाँ बहुत सारे देव है, और वरुण देव, अग्नि देव, जैसे कामदेव है। कामदेव को आपकी भाषा आसान शब्दों में कहता हूँ, कभी कभी हिंदी इंग्लिश का अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो कामदेव को हम रोमांस का गॉड कहते हैं, रोमांस का गॉड जो है उसको कामदेव कहते हैं। तो वो अभी क्या किया है, ये कुसुमा युद्ध मतलब ये कामदेव जो है वो अभी रात के वक्त
एकदम सब कुछ पार, पूरे सुख उपभोगने के बाद में, पूरे सुखों को उपभोगने के बाद में यहाँ पर किसी योगी सा बैठा हुआ दिखाई देता है। योगी लोग कैसे रहते हैं कि जो सारे संसार से परे। योगी का मतलब वो जो योग करने वाले लोग, लेकिन जो बहुत ऊंची स्तर का योग करते हैं, जो समाधि तक जाते हैं, उनको कहते हैं योगी। तो ऐसे योगी की तरह ये कामदेव आज दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से अपना भोगी, ये मतलब अपने पूरे सुख भोग कर अभी ये जो कामदेव है ये किसी योगी की तरह बैठा हुआ है, और इस तरह से ये दृष्टिगत हो रहा है। दृष्टिगत होना मतलब दिखाई दे रहा है। मतलब इस तरह से इस वक्त पृथ्वी पर वातावरण चल रहा है। मैथिली शरण गुप्ता जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि क्या बताए, रात को चांदनी फैली हुई है, सब तरफ सन्नाटा है, नियति अपना काम कर रही है, सुबह की बूंदें होती है, शाम को सुबह जब रात भर ओस की बूंदें होती है, सुबह सूरज आकर उनको बटोर लेता है, अपना सुंदर एक शाम हमको दे जाता है। शाम में सूरज का ही एक दूसरा रूप कांवले रंग का हमको दिखता है। और इसी में पंचवटी के सामने एक जो कुटीर है, एक जो झोपड़ी बनी हुई है, कुटी बनी हुई है, उस पर एक धनुर्धारी धनुष लेके एक व्यक्ति हमको दिखता है कि जो निर्भीक होके बैठा हुआ है। और ये व्यक्ति और कोई नहीं, ये कामदेव है, जो हर तरह के सुख को उपभोगने के बाद में यहाँ पर किसी योगी की भांति बैठा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो सुंदर वर्णन है, ये एक इस रात का किया हुआ है मैथिली शरण गुप्त का। आज हमने ये लेसन जो है, ये जो रचना है, आपकी कविताएं जो है वो आपके सामने मैंने समझाई है, और इसका जितने भी कठिन शब्द थे उन सब का मैंने आपको अर्थ जो है वो समझाया है। लेकिन आपने आई होप कि ये अब समझ लिया होगा। मैंने पहले भी बताया, इसके बाद में भी हमारे जितने भी सेशंस होंगे उसके बारे में एक पहले ही बता देता हूँ। किताब लेके बैठिए, आपके हाथ में अगर साथ में अगर कोई नोटबुक आप लेके बैठते हो तो उससे बढ़िया बात और कोई नहीं। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड रहेंगे उसके मीनिंग मैं आपको बता दूंगा, वो एक बार आप लिख लो, ताकि आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। इनकेस आपको समझने में कोई भी दिक्कत हुई तो ये वीडियो आप फिर से देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, ठीक है। और अभी इसके बाद में आपको एक ही काम करना है, इसके पीछे जो स्वाध्याय दिया हुआ है वो स्वाध्याय एक बार देख लीजिए, ध्यान से देखिए, तब आपको पता चलेगा कि जो अपने अभी जो पूरा मैंने आपको जो समझाया है उसके भरोसे आप ये पूरा का पूरा स्वाध्याय बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप एक काम कीजिए, एक वर्कबुक भी ले लीजिए, और वर्कबुक लेने के बाद में वर्कबुक सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वर्कबुक सॉल्व करने से एक ही फ़ायदा होता है कि उसमें सब तरह के क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाते हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस अगर आपकी परीक्षा में आ जाता है तो वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो हमने कविता देखी है उसका नाम था चांदनी रात। ये पहली ही कविता है हमारी जो बुक है लोक भारती हिंदी 9वीं कक्षा की, और ये 9th स्टैंडर्ड का एंटायर हिंदी की पहली रचनाएं आज हमने देखी है। तो दोस्तों, इसके बाद का जो सेशन रहेगा उसमें हम दूसरा लेसन में फिर मिलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।